नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहले बचत फिर खर्च, अगर ये फॉर्मूला अपना लिया जाए तो अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को पाना आसान हो जाएगा। योर मनी में हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको कुछ ऐसी बातें बता सकें जिन्हें अपनाकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी सही ट्रैक पर आगे बढ़ा पाएं। आज हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ देंगे ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल। आपका स्वागत है पंकज जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक इलाहाबाद से आशीष कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आशीष नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ जी मैडम, मेरा ये था कि मैं कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। एक बिरला सन लाइफ में फ्रंटलाइन इक्विटी में 2000 का है और रिलायंस रेगुलर फंड में है और BSL मिडकैप में भी है और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में भी है। ठीक है। मेरा ये प्लान था कि मुझे करीब आफ्टर 15 इयर्स मेरी बेटी और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ मतलब हैंडसम अमाउंट चाहिए होगा और मैं कुछ अपने घर के लिए भी प्लान कर रहा था, तो उसमें भी मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। तो उस हिसाब से जो मेरी वो है अभी LIC में भी मेरी जो प्रीमियम जा रही है उसके अकॉर्डिंगली मेरा लगभग मैं चाह रहा हूँ कि करीब 40 लाख के आसपास का जो घर का मैं प्लान कर रहा हूँ। कितने साल में आपको लेना है ये घर? घर में 3 से 4 साल में सोच रहा हूँ लेने के लिए। ओके जी। और बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए आपने कितने साल का होराइजन रखा है और कितना अमाउंट आप चाहते हैं? एटलीस्ट 15 to 18 इयर्स का मेरा प्लान है और उस समय करीब करीब वही एजुकेशन के लिए करीब करीब 10 लाख के आसपास और उसके बाद करीब 15 लाख मैरिज वगैरह के लिए 15 to 20। आपके रिटायरमेंट को लेके क्या आपने कोई प्लानिंग नहीं की है? नहीं मैडम, अभी उसमें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। प्लानिंग उसके लिए भी सोच रहा था कैसे करना होगा। ठीक है। आपकी उम्र क्या कितनी है और आप कितना कमाते हैं? 60,000 का है अभी और ये आपका 38-37। और आप बचा कितना लेते हैं 60,000 में से? 15 to 20। 15 से 20,000 जो है आप बचा सकते हैं। तो पंकज जी, गोल्स तो इन्होंने अपने लिए यहाँ पर सेट कर दिए हैं लेकिन प्रायोरिटी वाइज शायद नहीं किए हैं। जैसे कि हमें अपने गोल्स को भी सही तरह से अलाइन करना होता है ताकि हम उसके हिसाब से ही अपना निवेश शुरू कर सकें। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम जब बात करते हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि अपने गोल्स को किस तरह से अलाइन किया जाए ताकि उन्हें अचीव करना और आसान हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी गोल को अचीव करने की बात कर रहे हैं तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं आज। अगर आप 38 ईयर्स की एज में हैं और चाहते हैं कि 4 साल के बाद में आपके पास कुछ 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो आपने अभी तक कितना किया है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि जब भी आप कुछ गोल सोचते हैं तो उसके लिए आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए। आज अगर किसी आप बच्चे के एजुकेशन की बात करते हैं जिसके लिए आज की तारीख में से 5 लाख की कॉस्ट है तो आप 10% का इन्फ्लेशन अगर हम लेके चलते हैं एजुकेशन में और आज से 15 साल के बाद में वो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर आप निवेश कीजिए। ऐसे ही सारे गोल्स के लिए, जैसे आपने इनको क्वेश्चन पूछा कि रिटायरमेंट में कुछ किया है तो उन्होंने शायद उसको प्रायोरिटी नहीं दी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि अगर आप लंबी अवधि का जो गोल है उसमें छोटा छोटा निवेश करना स्टार्ट करें लेकिन टाइम लंबा होगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको उस गोल को अचीव करने में काफ़ी सहायता होगी। इसके लिए आप ये ना सोचें कि रिटायरमेंट तो ठीक है 60 साल में होना है तो 50 साल की उम्र जब हो जाएगी तब उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा एक पैसा इकट्ठा करना। तो आप जो भी आपके गोल हैं आज की तारीख में आपको कितना पैसा चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना वक्त है और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी उसको आप ध्यान रखिए। फिर दूसरी बात आती है आप रिस्क। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर है और पैसे इकट्ठा करता रहेगा तो डेफिनेटली गोल अचीव कर पाएंगे, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड अगर जो ब्रेड विनर है फैमिली में उनको उसको कुछ हो जाता है तो फिर जो लक्ष्य है उसके लिए क्या होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये भी जरूरी है कि पहले आप एक टर्म इंश्योरेंस के जरिए अपना रिस्क कवर करें। तो आप अच्छी खासी रकम के साथ, अच्छी खासी मतलब जितने आपने गोल सोचे हुए हैं और ऐसी अमाउंट जिससे अगर आपकी एब्सेंस में भी फैमिली के खर्चे चलते रहें, उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिर हर गोल के लिए आपको एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन, आपको इक्विटी, डेट, इस तरह के
निवेश करने चाहिए। फिर इक्विटी में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करते हुए आप क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए करेंगे तो आपको वहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलेगा, अच्छी राय मिलेगी। इनके पोर्टफोलियो में देख रहा था, इनके पास जो फंड है उनमें से भी जैसे HDFC टॉप 200 फंड, रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड एंड बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, इन फंड्स का अगर हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न कितने मिले हैं, उस रिटर्न को पाने के लिए अगर आप कंपेयर करते हो उस फंड को उसी कैटेगरी के दूसरे फंड के साथ में और उसके आपकी स्कीम ने रिटर्न कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन क्या उस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आपके फंड मैनेजर ने एक्स्ट्रा रिस्क लिया था, कितना रिस्क लिया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, आप किसी भी फंड को जब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो उसको बेंचमार्क के साथ में कंपेयर करें। न कि क्योंकि अगर आपसे कोई बोलता है कि इस फंड का रिटर्न 15% था लास्ट 1 ईयर में, सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर मार्केट का परफॉर्मेंस 20% था उस टाइम में, उस कैटेगरी के फंड्स ने आपको 25% रिटर्न दिया है और आपके फंड ने 15 दिया है, तो वो ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही अगर वो फंड उस टाइम पर 5% रिटर्न मिला है बट मार्केट रिटर्न 3% था, तो डेफिनेटली ये उससे बेटर है। तो आपको बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने चाहिए। इनको सलाह मेरी ये है कि जो 3 स्कीम मैंने बताई है वहां से ये एग्जिट कर जाएं। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न उतने अच्छे नहीं है, और आप एक SIP स्टार्ट करें UTI अपॉर्चुनिटी फंड में, और उसके साथ ही इनके पोर्टफोलियो में डेट फंड नहीं है तो वहां मेरी सलाह रहेगी कि ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक बॉन्ड फंड में ये SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, काफ़ी वॉलेटाइल हम देख रहे हैं, मार्केट की मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो ऐसे में SIP हमें रोक लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर SIP का फ़ायदा ये है कि आप वॉलेटाइल मार्केट में, जब मार्केट अगर नीचे आता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और मार्केट ऊपर जाता है तो कम मिलती हैं, तो जिसको हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको फायदा ही होगा। तो मतलब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी, तो इसके लिए इनको कोई ज़रूरत नहीं है SIP स्टॉप करने की। बस इतना ध्यान रहे कि अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तभी आप इक्विटी में निवेश करें, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 1 साल में पैसा बनाना है, इसके लिए आपको इक्विटी में निवेश करना है, तो शायद फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। फिर आपको अच्छी नॉलेज है अगर इक्विटी मार्केट के बारे में और आप कुछ अच्छे शेयर्स में ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं तो अलग बात है, बट एटलीस्ट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं निवेश की और गोल अचीव करने की, तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप निवेश करें इक्विटी में। वहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह के फंड रखें और साथ में आपके पोर्टफोलियो में कुछ डेट फंड्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे UTI अपॉर्चुनिटी फंड में जो है आप SIP करने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही आपके मुताबिक एक डेट फंड भी इन्हें जोड़ लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और ICICI प्रू डायनेमिक बॉन्ड फंड भी यहाँ पर अच्छा है। इनकी इंश्योरेंस पर आपकी क्या सलाह होगी? मैंने पहले बोला, देखिए इंश्योरेंस इन्होंने इनको कुछ टर्म बोला इंश्योरेंस कि देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इन्होंने क्योंकि बोला कुछ ये प्रीमियम भरते हैं। अब क्या होता है, मुझे सम एश्योर्ड तो नहीं मालूम है, लेकिन आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की पॉलिसी लेके अगर कुछ सोचते हैं, बट आप खुद सोचिए जो उद्देश्य है कि कल को अगर उस व्यक्ति की जो कि ब्रेड विनर है, घर में पैसे अर्न करता है, उसको कुछ हो जाता है तो ये 3-4 लाख से क्या होगा, मतलब कितने महीने चलेगा। ये बोल रहे हैं 60,000 की इनकम है और अगर किसी का 5 लाख का भी इंश्योरेंस है तो शायद पूरे साल का भी खर्चा नहीं निकलता है। तकरीबन कितने का टर्म इंश्योरेंस इनको लेना चाहिए? ये इनके हिसाब से अगर 60 की इनकी इनकम है, या तो ये एक्सपेंस को ध्यान में रखते हुए देखें, या फिर अगर मैं एक रूल ऑफ थंब की हम बात करें कि एटलीस्ट 10-12 टाइम इनके पास होना चाहिए और इनके ऊपर दूसरा कोई लोन वगैरह नहीं है तो उस हिसाब से भी करीब अगर 6 के हिसाब से तो करीब 50 लाख रुपए का इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। इनको 3-4 साल में एक घर भी लेना है अपने लिए, तो उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि FD या RD आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगेन इक्विटीज तो आप दूर ही रहें। उसके लिए बॉन्ड फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में आपको थोड़ा बॉन्ड से अच्छी यील्ड मिलेगी। तो बॉन्ड फंड्स या आप इवन जो गिल्ड फंड हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड होते हैं, उस तरह के फंड में आप निवेश कर सकते हैं। प्लस एश्योरिटी के हिसाब से आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करें। लेकिन क्योंकि उसके लिए एक बात और है, अगर आप बात कर रहे हैं 4-5 साल के बाद में घर लेना है तो अभी तक आपने कितना पैसा इकट्ठा किया है उस पर ज्यादा निर्भर करेगा कि आप कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे हर महीने की 10,000 की RD कीजिए या 5,000 की SIP कीजिए, शायद उससे इतना फायदा नहीं होगा। पर जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और साथ में मल्टीप्लाई के साथ साथ वो सेफ भी रहे। तो इसी के लिए मैंने सलाह दी है कि आप इक्विटी से थोड़ा दूर रहें अगर आपका गोल 3-4 साल
के बाद और भी घर खरीदना है तो। बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस जो है, आपको 50 लाख का यहाँ पे टर्म कवर लेने की सलाह दी जा रही है, वो जल्द से जल्द अपने लिए ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर दी होगी। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं पंकज मटपाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कानपुर से वोसू का ईमेल आया है। इनकी उम्र 37 साल है और ये 40,000 रुपये महीना कमाते हैं, शादीशुदा हैं। पंकज जी, इनका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो मैं आपको बता देती हूँ। HDFC इक्विटी और SBI मैग्निम ग्लोबल में ये 15-15 हज़ार का जो एक मुश्त निवेश है वो कर चुके हैं, और उसी के साथ इनकी SIP भी जारी है। इसमें रिलायंस टैक्स सेवर में 15,000 रुपये डालते हैं, ICICI फोकस ब्लू चिप में 15,000, सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप में 10,000 रुपये डाले हैं, टाटा डिविडेंड यील्ड में 7,000 रुपये और UTI डिविडेंड यील्ड में 15,000 रुपये। 2 यूलिप भी हैं इनके पास, बिरला सन लाइफ क्लासिक लाइफ मैग्नीफायर और HDFC पेंशन प्लान। और अब इनके लक्ष्य पर आते हैं। बहन की शादी के लिए ये 5 लाख रुपए चाहते हैं और बेटी की पढ़ाई के लिए चाहते हैं 7 लाख रुपए। हालांकि इन्होंने टाइम होराइजन नहीं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हालांकि इसमें 5 साल का टाइम होराइजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईमेल में। तो फर्स्ट लुक में अगर मैं इनके पोर्टफोलियो के बारे में आपसे पूछूं तो आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? देखिए, पोर्टफोलियो में इनके पास में सिर्फ इक्विटी फंड है, तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में, वो इम्पोर्टेंट है, वो मिसिंग है। सेकंड थिंग, जो फंड्स हैं उस फंड्स में भी इनके पास काफ़ी फंड्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बराबर से, तो वहाँ भी मैं इनको कुछ राय दूंगा कि इनको कुछ चेंजेस करने चाहिए। साथ ही इन्होंने जो HDFC पेंशन प्लान की बात की है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो पेंशन प्लान है, मुझे नहीं लगता है कि वो सच में आपकी पेंशन प्लानिंग उससे हो सकती है, क्योंकि हमारी जो उद्देश्य होता है पेंशन का वो ये होता है कि हमारे जो खर्चे होंगे रिटायरमेंट के बाद वो प्रॉपर कैश फ्लो हमें मिलता रहे। बिल्कुल, इसलिए शायद इनका गोल भी नहीं आए हैं रिटायरमेंट का, इन्होंने कोई गोल नहीं रखा है, क्योंकि इनको लगा शायद पेंशन प्लान लिया हुआ है तो इनके रिटायरमेंट की प्लानिंग यहाँ पर हो गई। इसमें 10,000 रुपया साल का निवेश कर रहे हैं, तो पता नहीं उससे तो कितना क्या होगा। बट मेरी सलाह इनको भी और सभी को ये है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग का ये मतलब मत समझिए कि आपने कोई पेंशन प्लान ले लिया कि मतलब आपकी प्लानिंग हो गई। प्लानिंग का मतलब ये है कि आपके पास इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाए रिटायरमेंट के वक्त, ताकि जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है उस वक्त आपके पास पैसे की कमी ना रहे। और देखिए, इन्फ्लेशन अभी भी रहेगा, रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन रहेगा, तो उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपके पास अच्छा खासे कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना ये चाहिए कि आप अपने हिसाब से ऐसे निवेश करें कि कॉर्पस इकट्ठा करें। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने पेंशन प्लान लिया है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, आपका पहले एक्यूमुलेशन, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहले पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको हर महीने या हर साल जो भी ऑप्शन आप लेते हैं आपको एक पेंशन देगी। अब वो जो पेंशन जब मिलती है उस वक्त आपके पास चॉइस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहीं जाके पेंशन ले सकें। सिर्फ एक जो 1/3 कॉर्पस है उसको आप कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है कंपलसरली इंश्योरेंस कंपनी आपको उस पर पेंशन देगी। तो उसके ऊपर जब वो डेट में कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर आपको मान लीजिए उस वक्त 6% 7% जो भी रिटर्न मिलता है आपको उसी से संतोष करना पड़ेगा। बट अगर आप अपने हिसाब से कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, आज आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, और अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, तो डेफिनेटली रिटायरमेंट के बाद आप उस पैसे को अपने हिसाब से, अगर कल आपको लगता है कि एक घर लेके वहाँ उसका आपको किराया आ रहा है जो कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके पास। खैर, दूसरी बात है, जहाँ तक इनके दूसरे गोल्स हैं, अगर आपको 12 लाख इकट्ठा करना है 5 साल में, तो उसके लिए लगभग 15,000 रुपये आपको महीना निवेश करना पड़ेगा। और साथ ही जो आपके फंड्स हैं उसमें मेरी सलाह आपको ये है कि सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप फंड, आपका टाटा डिविडेंड यील्ड फंड, और ये जो फंड्स हैं इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। और जो आपका रिडीम करके जो पैसा आएगा उसको आप ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड उसमें आप निवेश कर दें। साथ ही जो आप SIP कर रहे हैं उसको आप SBI ग्लोबल फंड में और HDFC इक्विटी फंड में, इसमें आप कंटिन्यू करें अपनी SIP। लेकिन साथ ही क्योंकि आपके पास में कोई डेट फंड नहीं है, तो जैसे मैंने पहले
दर्शक को भी वही राय दी थी। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो डायनेमिक बॉन्ड फंड है वो आप एक अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, उसमें इक्विटी और डेट दोनों तरह के फंड्स आ जाएंगे। साथ ही इन्हें टर्म प्लान लेने की जरूरत है अपने लिए, एक टर्म कवर तो बेहद जरूरी है। बिल्कुल, वो तो हर इंसान को पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि जो गोल है उस गोल को अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो आप कैसे अचीव करेंगे। तो इसके लिए आपको रिस्क कवर करने के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। चलिए, तो वसु जी आपके लिए सलाह यही है कि 5 साल में 12 लाख रुपए आपको जुटाने हैं, जिसके लिए आपको 15,000 रुपए महीना निवेश करने की ज़रूरत है। हालांकि आपने अपनी बचत हमें यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन 15,000 रुपए आपको लगाने ज़रूरी है हर महीने। और साथ ही आपका जो पेंशन प्लान है उसमें उसकी अगर अवधि पूरी हो चुकी है तो आपको निकल जाने की सलाह दी गई है उसके बदले। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेनी चाहिए अपने लिए वो है एक टर्म कवर। आपको अपने लिए एक बॉन्ड फंड में भी निवेश करना है जो है आईसीआईसीआई प्रू डायनेमिक, और साथ ही एचडीएफसी इक्विटी और एसबीआई ग्लोबल फंड में आपको जो है अपनी एसआईपी जारी रखनी है। और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, हर कोई बचत करता है, लेकिन क्या ये बचत आपको सही रिटर्न दे रही है? क्या आपने परखी है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? हम देंगे आपको सही सलाह और बताएंगे कहाँ करना चाहिए निवेश ताकि आप पूरे कर सकें अपने छोटे बड़े सपने। तो तुरंत भेजिए अपने सवाल mf@moneycontrol.com पर। 24 जून यानी सोमवार को योर मनी में हम करेंगे महिलाओं की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं पंकज मटपाल। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। अनुराग मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार अनुराग, बताइए अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स दीजिए और उससे पहले बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं। एक्चुअली मैंने जो अपने डिटेल्स अपनी दी हुई थे आपको मैंने मेल किया हुआ जी जी जी, उसमें अपना एक तो बेसिकली है कि हाउस के लिए अपना, दूसरा अपना बच्चे के लिए, और तीसरा अपना थर्ड अपना प्रेफरेंस है अपने रिटायरमेंट के लिए। तो दैट इज आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स टू यू। ठीक है, तो आपको घर खरीदना है अपने लिए, आपको अपने बेटे की शादी और पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और साथ ही रिटायरमेंट के लिए भी आप निवेश करना चाहते हैं। तो आपकी आमदनी कितनी है? इन हैंड अगर आप देखिए ना तो नियर अबाउट 85 के आसपास आता है, 85,000 के आसपास। ठीक है, तो पंकज जी इनके जैसे गोल्स हैं उसके मुताबिक अनुराग से एक सवाल है कि ये 36 इयर्स के हैं जी, और ये बात कर रहे हैं 30 साल के बाद में 1 करोड़ रुपया चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो मतलब 66 इयर्स के हो जाएंगे। तो आइडियली रिटायरमेंट एज वैसे 55-60 के लोग बात करते हैं आजकल, तो बात करते हैं और जल्दी रिटायरमेंट हो। तो ये 66 इयर्स क्यों लेके चल रहे हैं इतनी लंबी अवधि रिटायरमेंट के लिए? तो ये कुछ प्लानिंग में कहीं गलती तो नहीं है? क्योंकि कहीं आप इतने लंबा वक्त लेते हैं और फिर आप उस गोल को अचीव करने में हम प्रॉब्लम अनुराग हो। से पूछ ही सकते हैं। अनुराग, आपने इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों रखा है अपने रिटायरमेंट के लिए? कोई खास प्लान? एक्चुअली कहना है दैट वाज द क्वेश्चन वाज कि कितना 20 साल या 30 साल, तो आई वाज गिवन 30। बट अगर आप देखिए ना तो ओवरऑल 58 के बाद में तो रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाना है। जी जी, तो मतलब अनुराग वही मेरी बात कहना था आपसे, इसलिए मैंने बोला कि आपने जो ये मेल लिखा था उसमें 30 इयर्स के बाद में लिखा हुआ था, तो 30 इयर्स के बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने कहीं छोटी सी कुछ भूल हो रही है। तो बेशक अगर इस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आपको जो 9 साल के बाद में 15 लाख, फिर उसके बाद 25 साल के बाद में 25 लाख रुपए और 30 साल, अब उसको हम और 30 साल से घटाकर अगर 25 साल कर दें कि आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। हालांकि मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपया भी कम होगा। अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं तो आपको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो गोल आपने दिए थे उस हिसाब से आपको लगभग 31,000 रुपीज़ हर महीना निवेश करने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर हम अभी और टाइम होराइजन कम कर रहे हैं तो आपको ये पैसा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने जो इनकम बताई है वहाँ पे बेशक 31,000 हर महीने सेव कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं लेकिन हर साल उस अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं तो भी आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सही जगह पर निवेश करें। अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस में, जो कि एकदम गलत है। आप इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लें, रिस्क कवर करने के लिए सिर्फ टर्म पॉलिसी लें, लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। और आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ये अच्छा निवेश का विकल्प है। आपके पास हर तरह की चॉइस है। आप म्यूचुअल फंड लाइक इक्विटी फंड एंड डेट फंड में निवेश कीजिए। मैं आपको कुछ सलाह भी दे देता हूं। आप यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एडलवाइज डाइवर्सिफाइड ग्रोथ इक्विटी टॉप 100 फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, और साथ में एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक बॉन्ड फंड,
एक डेट फंड। इन 3 फंड में आप अपने हिसाब से जितने पैसा आप लगा सकते हैं हर महीने निवेश कीजिए और हर साल इस अमाउंट को बढ़ाते जाइए। इस तरह से आप डेफिनेटली अपने गोल अचीव कर पाएंगे। साथ ही डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। आपको जो भी फंड बताए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ शुक्रिया पंकज जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।